हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम हमारा पेपर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 3, इस पेपर का चैप्टर नंबर 4 दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन किया है कि जिसमें इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स और इसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जो रिक्विजिट्स है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को अगर बिजनेस में इंस्टॉल करना है, वो इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या क्या रिक्विजिट्स बिजनेस में होने चाहिए, इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस और उसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब हमने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का डिस्कशन किया तब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की कंसेप्ट क्लियर हो गई है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की कंसेप्ट क्या है? जनरली एक कोई डिस्टिंक्ट मेथड नहीं है कॉस्टिंग की। तो जनरली एक क्या है, जब किसी भी इंडस्ट्री के जो बिजनेस यूनिट्स हैं यानी कि फर्म्स जो है, अगर स्टार्ट यूजिंग सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर वो सब यूनिट एक ही प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग के एक ही प्रिंसिपल्स या फिर जो प्रैक्टिसेस है, मेथड्स है, जो टेक्निक्स है, अगर वो यूनिट्स यूज करते हैं तो जनरली उन सभी यूनिट्स को या फिर वो सभी यूनिट्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, ऐसा क्या होता है, माना जाता है। तो सिंपल है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में इंडस्ट्री के जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्टिंग के जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सभी कॉमनली क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो अपना डेटा है वो डेटा हर एक को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और एज वेल एज कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करते वक्त अगर किसी यूनिट को दिक्कत आती है यानी कि प्रॉब्लम आता है तो उसको क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। अपना जो डेटा है कंपैरिजन पर्पस के लिए अपना डेटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जनरली ये क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसके जो प्रिंसिपल्स है वो तो हमने देख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। अब हम इसके जो एडवांटेजेस है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नंबर 1, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन अमंग डिफरेंट यूनिट्स व्हिच हेल्प्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो पहला एडवांटेज क्या है, ये जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की सिस्टम है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन अमंग डिफरेंट यूनिट्स which helps to measure the performance of individual units। यानी कि इंडस्ट्री के जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो नंबर ऑफ यूनिट्स अपना जो परफॉर्मेंस है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, अपना जो परफॉर्मेंस है वो क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। तो वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे हो सकता है, जो कॉस्ट कंपैरिजन है, प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स तो सेम ही फॉलो किए हैं। तो कॉस्ट डेटा कंपेयर करके हर एक यूनिट अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। यानी कि अपने इंडस्ट्री में जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है, हर एक यूनिट्स का डेटा देखकर अपना डेटा उससे कंपेयर करके जो इंप्रूवमेंट है, जो परफॉर्मेंस है, उसको वो क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। नंबर 2, अडॉप्टिंग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक एंश्योर्स द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम बिजनेस यूनिट फॉलो करता है, अडॉप्ट करता है, तो इससे क्या होता है, एक गारंटी, एंश्योर्स द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, एंश्योर होती है। देन इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल। सो जो कॉस्ट रिडक्शन है, कॉस्ट कंट्रोल है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या है, मेन पर्पज है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बारे में हमने एसवाई में डिस्कशन किया है। तो एक कॉस्ट कंट्रोल, अगर कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल करना है तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो बिजनेस में क्या करती है, फायदा देती है। तो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल एंड कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल थ्रू यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम।
then it helps to improve the performance of unprofitable activities or operations. तो इस सिस्टम से क्या होता है, जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है या फिर अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस है उसको या फिर उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जनरली क्यों ये अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज कौन सी है, ये कंपेयर करके ये अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी फाइंड आउट होते हैं, तो उससे उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाना चाहिए, ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से इसके जो इंडिकेशंस है वो इंडिकेशंस मिलते हैं। देन नंबर 5, इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर इज पॉसिबल। तो जो कोऑपरेशन या फिर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के थ्रू क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। इट हेल्प्स टू गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग द सेल्स प्राइस, ग्रांटिंग सब्सिडी एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एटसेट्रा। तो एक बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट को मिलता है क्या, गवर्नमेंट इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम को देखकर, जिस भी इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फॉलो होती है उसका डेटा गवर्नमेंट को अवेलेबल हो सकता है, होता है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट जो सेल्स प्राइस है, एक कॉमन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की एक जो मिनिमम सेल्स प्राइस है या फिर मैक्सिमम सेल्स प्राइस है, वो गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। अगर कुछ सब्सिडी वगैरह देनी है इंडस्ट्री के यूनिट को, तो उसके बारे में डिसीजंस गवर्नमेंट ले सकती है, कॉस्ट डेटा मिलता है, और जो कुछ पॉलिसीज है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो पॉलिसीज के लिए ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग गवर्नमेंट को क्या होती है, हेल्पफुल होती है। देन इट इंश्योर्स द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस और फेयर वेज स्ट्रक्चर इन ऑल कॉमन यूनिट्स। तो एक बेनिफिट है कि जो भी कॉमन यूनिट्स है उस इंडस्ट्री के, उस कॉमन यूनिट्स को यानी कि इंडस्ट्री के हर एक यूनिट का जो वेज स्ट्रक्चर है या फिर मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, ये फिक्स करना थ्रू यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है, पॉसिबल होता है। देन अनहेल्दी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैन बी एलिमिनेटेड। सो ये जो अनहेल्दी कंपटीशन है यानी कि कट थ्रू कंपटीशन एलिमिनेट हो सकता है, या फिर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है, इंडस्ट्री में एक ही यूनिट रहता है, ऐसा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो मोनोपोली है, अनहेल्दी कंपटीशन है यानी कि कट थ्रू कंपटीशन, ये क्या हो सकता है, एलिमिनेट इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से होता है। देन इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग डिसीजंस रिगार्डिंग मेक और बाय, एक्सपोर्टिंग एंड की फैक्टर्स ऑफ कॉमन यूनिट्स। तो मैनेजमेंट को जो नंबर ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं, किससे रिलेटेड डिसीजन होते हैं, रिगार्डिंग मेक और बाय, या फिर जो एक्सपोर्टिंग के डिसीजंस है, या फिर जो की फैक्टर्स है, या कॉमन यूनिट्स में यानी कि इंडस्ट्री के हर एक यूनिट की फैक्टर क्या हो सकता है, बजटिंग में या फिर बजटरी कंट्रोल में की फैक्टर के कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है। एक ये लिमिटिंग फैक्टर होता है कि उस फैक्टर से अगर वो फैक्टर बिजनेस को क्या कर सकता है, बिजनेस पर एक जो इफेक्ट है वो कर सकता है। जैसे कि लेबर एक ही फैक्टर हो सकता है, मटेरियल ये की फैक्टर हो सकता है, यानी कि अगर मटेरियल ही अवेलेबल नहीं हुआ तो पूरी जो इंडस्ट्री है या फिर पूरा जो यूनिट है वो क्या होता है, स्टॉप होता है। जो स्किल्ड लेबर है वो अगर अवेलेबल नहीं होते तो ये लेबर उस इंडस्ट्री का की फैक्टर हो सकता है। तो ये जो की फैक्टर्स है, वो की फैक्टर्स के बारे में जो डिसीजंस है, वो डिसीजंस लेना मैनेजमेंट को क्या होता है, पॉसिबल होता है। देन इट एनकरेजेस स्मॉलर फर्म्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एट लोएस्ट कॉस्ट। एक बेनिफिट जो स्मॉलर फर्म्स है, उस इंडस्ट्री के जो स्मॉलर फर्म्स है, वो अपना जो कॉस्ट डेटा है वो इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उस यूनिट को क्या होता है, इस स्मॉलर यूनिट को एक एनकरेजमेंट मिलता है। किससे रिलेटेड एनकरेजमेंट होता है, जनरली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाना एट लोएस्ट कॉस्ट, यानी कि कम से कम एक्सपेंडिचर में, लागत में जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूवमेंट द प्रोडक्टिविटी एट मिनिमम कॉस्ट। इसके लिए जो एनकरेजमेंट है वो एनकरेजमेंट स्मॉलर यूनिट को, स्मॉलर फर्म को उस इंडस्ट्री के मिलता है। तो एक कुछ बेनिफिट्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बिजनेस को या फिर इंडस्ट्री के हर एक यूनिट्स को मिल सकते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। फर्स्ट है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉस्टिंग इन डिफरेंट फर्म्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट circumstances in which they operate।
सो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मीनिंग देखते वक्त हमने देखा है जो कॉमन प्रिंसिपल्स है, कॉमन मेथड्स, कॉमन टेक्निक्स, रूल्स, रेगुलेशन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। लेकिन ये ही एक इसकी क्या है, लिमिटेशन है। इट मे नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉस्टिंग इन डिफरेंट फर्म्स बिकॉज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, हर एक सर्कमस्टेंस अलग रहता है। उस सर्कमस्टेंसेस में हर एक यूनिट क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो ये कॉमन मेथड्स वगैरह अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल हो सकता है। क्यों? अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री लेते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया में अगर सेट होती है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक स्टेट का जो सर्कमस्टेंस है वो अलग होता है। अगर सीमेंट के लिए बिहार जैसा स्टेट, अगर कि बिहार में अगर सीमेंट से रिलेटेड रॉ मटेरियल मिलता है तो बिहार की यूनिट और जहां सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, जो इनपुट्स मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिलते तो वो यूनिट और बिहार का यूनिट, इसमें कंपैरिजन करना थोड़ा क्या है, इलॉजिकल हो सकता है। तो इसके लिए ये क्या है, पॉसिबल नहीं होता। कॉमन मेथड्स एक लिमिटेशन है। देन डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट। मेनी फर्म्स डू नॉट विश टू शेयर सच इंफॉर्मेशन विथ देयर कॉम्पिटिटर्स। एक लिमिटेशन है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है वो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करते हैं कि अपना जो कॉस्ट डेटा है, कॉस्ट इंफॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ये क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। लेकिन नंबर ऑफ फर्म्स डू नॉट विश टू शेयर सच इंफॉर्मेशन। लेकिन बहुत जो फर्म्स है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, नॉट इंटरेस्टेड इन टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ विद देयर कॉम्पिटिटर्स। क्या होता है, ये डेटा अपने कॉम्पिटिटर्स को शेयर करने में नंबर ऑफ यूनिट्स इंटरेस्टेड नहीं होते। देन स्मॉल फर्म्स बिलीव दैट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ओनली मींट फॉर बिग एंड मीडियम साइज फर्म बिकॉज द स्मॉल फर्म्स कैनॉट अफोर्ड इट। तो ये जो स्मॉल फर्म्स है, उनका फीलिंग है, उनको क्या लगता है कि जनरली ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जो मेथड है ये जनरली ओनली मींट फॉर, यानी कि किसके लिए है, बिग एंड मीडियम साइज फर्म के लिए ही है। ये एक फीलिंग ये स्मॉल फर्म की होती है। तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वो स्मॉल फर्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। इट इंक्लूड्स नंबर 4, इट इंक्लूड्स मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड बिकॉज ड्यू टू विच प्राइसेस में बी इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली एंड सप्लाइज विद हेल्प। तो एक क्या है कि जनरली अगर सभी यूनिट्स इंडस्ट्री के अगर एक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हो सकता है। वो कैसे कि हर एक यूनिट अपनी, ये सभी यूनिट मिलाकर एक जो प्राइस है वो प्राइस क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं आर्टिफिशियली। सभी यूनिट्स अपनी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हर एक यूनिट की प्राइस जो है, उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की हर एक यूनिट की प्राइस जो है वो कॉमन हो सकती है। और जो अगर इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो बेनिफिट है इंडस्ट्री को न मिलके वो बेनिफिट हर एक यूनिट को मिलता है और कस्टमर को ज्यादा कीमत से, इंक्रीज प्राइस से प्रोडक्ट परचेस करना क्या होता है, परचेस करना पड़ता है। तो एक जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के थ्रू क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। तो एक कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के होते हैं।